जिस तरीके की कल तस्वीर देखने को मिली, शिवसैनिक भारी संख्या में वहां पर मौजूद दिखे और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ संजय राउत भी बाहर आए थे अपने पट्टे को लहराते हुए। आज क्या लग रहा है, वही कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा? कोर्ट में उनकी पेशी होगी और शिवसैनिक भी उनके समर्थन पे मुंबई की सड़कों पर उतरेंगे? देखिए, संजय राउत के मैं बारे में बात करूं तो कल जब वो अपने घर से ईडी दफ्तर जा रहे थे तो संजय राउत काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे थे। वो लगातार अपने जो समर्थक थे, शिवसैनिक थे, घर से निकलते वक्त उन्हें हाथ हिलाकर अभिवादन वो कर रहे थे और आज वही कॉन्फिडेंस शायद संजय राउत में दोबारा वहाँ पर देखने को मिलेगा। सिर्फ मैं यहाँ पर बात करना चाहता हूँ, सिर्फ शिवसेना ही नहीं बल्कि बताया ये जा रहा है कि आज एनसीपी के कार्यकर्ता भी संजय राउत के समर्थन में सड़कों पर उतर सकते हैं। एनसीपी का भी यही आरोप है जो शिवसैनिक लगा रहे हैं कि ये बदले की भावना से ये कार्रवाई यहाँ पर की गई है, जिसका विरोध करना काफ़ी ज़रूरी है। उनका ये कहना है कि पहले भी महाविकास आघाड़ी के नेताओं को ईडी का शिकंजा जो कसा है वो भी कह सकते हैं कि एक फैब्रिकेटेड आरोप उन पर लगाए गए थे और उसी का एक शिकार अब संजय राउत को भी वहाँ पर करार दिया गया है। तो संजय राउत के समर्थन में शिवसेना ही नहीं बल्कि एनसीपी भी वहां पर अब मैदान में आज उतर सकती है। अभिलाषा, मैं आपको बताना चाहता हूं जो जानकारी हमें मिली है कि संजय राउत की मुश्किलें आखिरकार बढ़ाई किसने, तो मुश्किलें यहां पर बढ़ाई है प्रवीण राउत जो ईडी की कस्टडी में पहले से थे। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में संजय राउत के बारे में ये जानकारी वहां पर दी है कि किस प्रकार से उनके अकाउंट में जो पैसा आया था और वो पैसा किस प्रकार से संजय राउत और उनके करीबियों के अकाउंट में वहां पर घुमाया गया और उसी पैसे से कई ऐसी प्रॉपर्टियां ली गई जो संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत है उनके नाम पर ली गई और स्वप्ना पाटकर जो संजय राउत की बेहद करीबी एक महिला है उनके नाम पर और उनके पति के नाम पर ये प्रॉपर्टी ली गई है। उसके बाद पिछले 19 जुलाई को स्वप्ना पाटकर को ईडी ने अपने दफ्तर में बुलाया था और तब उनसे स्टेटमेंट लिया गया था। तो उस स्टेटमेंट में भी स्वप्ना पाटकर ने इसी बात का जिक्र किया था। तो हम कह सकते हैं कि और जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है तो स्वप्ना पाटकर और प्रवीण राउत इन दोनों के जरिए संजय राउत की मुश्किलें यहाँ पर बढ़ी हुई है। पत्राचाल जो घोटाला सामने आया था उस घोटाले में बताया जा रहा है कि 1039 करोड़ का ये पूरा घोटाला है। 2008 में इसके डेवलपमेंट के राइट्स गुरु आशीष कंपनी को मिले थे, जिसके बाद उसने कई डेवलपर्स को उसके राइट्स बेच दिए। जो माड़ा है, महाराष्ट्र हाउसिंग एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसके साथ वहां पर फर्जीवाड़ा किया गया। जो 650 से भी ज्यादा वहां के रहने वाले लोग थे उनके साथ वहां पर फर्जीवाड़ा किया गया, जिसके बाद ईडी ने इसका शिकंजा कसा है। और इस मामले की जब इस घोटाले की बात जब सामने आई तब करीब 5 से 6 साल बाद इस पर मामला दर्ज किया गया। माड़ा को पहले ही पता था कि इस पूरे मामले में घोटाला हुआ है, लेकिन मामला दर्ज करने में देरी हुई। लेकिन जब मामला दर्ज हुआ तब ईडी ने अपने हाथ में पूरे मामले को लिया और इसमें जो भी लोग शामिल थे उन्हें एक एक कर गिरफ्तार वहां पर किया गया। आखिरी नाम बचा था संजय राउत का। हालांकि संजय राउत भले ही कहे कि ये उनके खिलाफ साजिश है, वो शिंदे गुट या भारतीय जनता पार्टी में नहीं जा रहे हैं, इसके लिए ये कार्रवाई वहां पर की जा रही है। लेकिन खुद मुख्यमंत्री ने यहाँ पर बात कही है, कल ही बात कही है कि संजय राउत को हमने ना अपने पार्टी में बुलाया है और ना ही भारतीय जनता पार्टी ने उनको यहाँ पर बुलाया है। वो जो कह रहे हैं वो सरासर गलत है। कल रात को जब 3 बजे मुख्यमंत्री औरंगाबाद से जब मुंबई के लिए लौट रहे थे तब उन्होंने वहां पर एक बात कही है कि अगर संजय राउत ने कुछ किया नहीं है तो डरने की बात नहीं है। संजय राउत ने हमारे खिलाफ भी निचले स्तर पर जाकर बातें कही थी, हमारी बदनामी करने की कोशिश की थी, लेकिन हमने उनके खिलाफ कुछ बात नहीं कही है। अगर संजय राउत ने कुछ किया है तो अगर संजय राउत ने खुद कुछ किया है तो वो उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है, लेकिन अगर उन्होंने कुछ नहीं किया है तो डरने की बात नहीं है और संजय राउत को हम कोई जवाब नहीं देंगे। हम जवाब देंगे तो अपने काम के जरिए। तो जाहिर सी बात है शिवसेना के लिए बड़ा झटका है। उद्धव ठाकरे के दाहिने हाथ कहे जाते हैं संजय राउत। हर मुश्किल की घड़ी में संजय राउत उद्धव ठाकरे के पीछे नजर आते हैं। शिवसेना के डैमेज कंट्रोल का वो काम करते थे और आपने देखा भी होगा कि एकनाथ शिंदे ने जब शिवसेना को अलविदा कहकर अपना नया गुट बनाया था तब उद्धव ठाकरे के साथ संजय राउत खड़े हुए नजर आ रहे थे। उन्होंने दौरा भी किया था महाराष्ट्र के कुछ इलाकों का और शिंदे गुट को हमेशा तीखी बातें वहां पर सुनाई थी। जी बिल्कुल, और सियासत इस पर इस वक्त हावी है और आपने बताया कि एनसीपी भी उनके समर्थन में आज उतर सकती है शिवसैनिकों के साथ साथ। इंद्रजीत भी इस खबर को लगातार ट्रैक कर रहे हैं। इंद्रजीत, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आज ईडी कोर्ट में
कितने दिन की रिमांड की मांग करेगी? क्योंकि इंटरोगेशन में कहा जा रहा है कि वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, पहले उनको डिटेन किया गया, उसके बाद गिरफ्तारी हुई है। क्या लग रहा है कोर्ट में क्या मांग होगी ईडी की? जी बिल्कुल, ईडी अधिकतम मांग कर 7 दिन 10 दिन मांग करेगी, लेकिन जो कोर्ट पहली रिमांड देती है वो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि 3 दिन की देती है, 7 दिन की देती है या 10 दिन की देती है अभिलाषा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से कल संजय राउत के घर पे सर्च हुआ और उसके बाद एक उनको सम्मन दिया गया कि आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कीजिए, तभी जो लोग भी ईडी कवर करते हैं उनको अंदेशा हो गया था कि आज संजय राउत की गिरफ्तारी हो सकती है। और जैसा कि हम आपसे भी पहले बात कर रहे थे तो बार बार कह रहे थे कि संजय राउत की गिरफ्तारी हो सकती है, और संजय राउत को भी शायद इसका अंदेशा था। तभी परिवार से मिलते वक्त वो काफी भावुक हो गए थे, और जब कोर्ट में पहुंचे और इसके बाद 5-6 घंटे तक मैराथन पूछताछ चली उनसे, और 12:30 बजे के करीब उनके अरेस्ट वारंट पर साइन किया गया। और इसके बाद जो प्रक्रिया होती है वो वारंट जो होता है वो पढ़कर सुनाया जाता है जो भी एक्यूज होता है उसको, और उसको एक फोन लगाने दिया जाता है कि आप अपने परिवार के लोगों से या अपने लॉयर से संपर्क कर सकते हो और उनको बता सकते हो कि आपकी गिरफ्तारी हो चुकी है, और आप जो है इसके बाद कल कोर्ट में अपने वकील के साथ आए। तो कहीं न कहीं जो पूरी प्रक्रिया होती है, इस बीच मेडिकल ले जाया जाता है जब सुबह निकाला जाता है किसी भी आरोपी को, तो वो पूरी प्रक्रिया जिस तरह से चल रही थी उस तरह से लग रहा था कि उनकी मुश्किलें बढ़ रही है, और ये मुश्किल और भी बढ़ेगी। क्योंकि पीएमएलए का मामला ऐसा होता है कि जब कोर्ट में किसी की भी रिमांड मांगी जाती है तो आमतौर पर आपने जितने भी केसेस आप उठाकर देख लीजिए, चाहे हालिया केसेस आप नवाब मलिक का देख लीजिए, अनिल देशमुख का देख लीजिए, तो पीएमएलए के केसेस में आपको कस्टडी मिलती ही मिलती है। ऐसे में संजय राउत की मुश्किलें बढ़ सकती है, और जो सबसे ज्यादा जो दुख की बात है वो शिवसेना के लिए है, क्योंकि संजय राउत सबसे बड़े चेहरे के तौर पर उद्धव ठाकरे के बाद की बात करें तो सबसे बड़े चेहरे के रूप में शिवसेना के हैं, और बीएमसी के चुनाव आने हैं, और बीएमसी का चुनाव शिवसेना के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और ऐसे में जो है संजय राउत की कमी बीएमसी के चुनाव में शिवसेना को जरूर खलेगी। और दूसरी बात यह है कि ये जो पूरा मामला है उसमें डायरेक्ट लिंक भले नहीं संजय राउत का अभी तक स्टैब्लिश कर पाई हो ईडी, लेकिन इनडायरेक्ट लिंक स्टैब्लिश कर दिया है। और इनडायरेक्ट लिंक ये है कि उन्होंने एक डायरेक्टर, जो गुरुवासी कंपनी के जो कई डायरेक्टर थे उनमें से एक डायरेक्टर प्रवीण राउत की पत्नी से 55 लाख रुपए उनकी पत्नी के अकाउंट में गया था। इसके अलावा कुछ और भी सबूत ईडी को मिले हैं, जैसे कल रेड हुई थी तो 11.5 लाख रुपए कैश मिले हैं। अब संजय राउत को ये भी बताना पड़ेगा कि ये 11.5 लाख रुपए कहाँ से आए, कैसे आए, या उन्होंने बैंक से अगर विड्रॉ किया तो उसकी रिसिप्ट है क्या, या किस लिए विड्रॉ किया था। ये सारी चीजें संजय राउत के खिलाफ जा रही हैं, और कहीं न कहीं अब मुंबई पुलिस में भी एक मामला दर्ज हो गया, तो अब संजय राउत की मुश्किलें काफी बढ़ रही हैं, और मुझे नहीं लगता कि आज उनकी जो कस्टडी है ईडी नहीं देगी। जी बिल्कुल, विनोद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, बहुत ही अहम हो जाता है जहां शिवसेना अपने एक अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, उसमें जब उद्धव ठाकरे के राइट हैंड संजय राउत के ऊपर जांच चल रही है और उनकी मुश्किलें इतनी बढ़ी हुई हैं, किस तरीके से देखें इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत पे इस ईडी जांच का कितना असर पड़ता हुआ दिख रहा है? देखिए अभिलाषा, सबसे बड़ी अपडेट मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि आपके सवाल का जवाब मैं तो दूंगा ही, लेकिन सबसे बड़ी अपडेट ये है कि संजय राउत के घर से 11.5 लाख रुपए वहाँ पर कैश जब्त की है ईडी ने, और 10 लाख रुपए के जो नोट के बंडल थे उस पर एक चिट्ठी लगाई गई थी। उस चिट्ठी पर लिखा हुआ था अयोध्या। तो आरोप ये कहा जा रहा है संजय राउत के परिवार से कि ये पैसे एकनाथ शिंदे ने अयोध्या के लिए उन्हें दिए थे। ऐसा आरोप अब वहां पर लगाया जा रहा है राउत परिवार के द्वारा कि ये 10 लाख एकनाथ शिंदे द्वारा यहां पर दिए गए थे, लेकिन शिंदे गुट ने इसे सरासर नकार दिया है। उन्होंने कहा है कि अयोध्या के लिए कोई पैसे नहीं दिए हैं, अगर दिए थे तो पैसे उनके घर में मौजूद कैसे है। देखिए अब सवाल ये उठ रहा है कि 11.5 लाख रुपए वहां पर कैश पाए गए हैं। राउत परिवार का यह दावा है कि 10 लाख के जो बंडल थे उस पर एक चिट्ठी लगाई गई थी, उस पर अयोध्या लिखा गया था, और राउत परिवार ये कह रहा है कि 1.5 लाख रुपए हमारे परिवार के हैं जो हमारे रोजाना खर्चे के लिए वहां पर रखे गए थे। लेकिन अब शिंदे गुट ये कह रहा है कि ये सरासर गलत बात है कि कोई भी पैसे ना कि एकनाथ शिंदे के किसी कार्यकर्ता या नेता ने उन्हें दिए हैं। ये सारे पैसे संजय राउत के हैं, और ईडी ने जो पैसे जब्त किए हैं उसको लेकर अब सवाल ये उठने लगा है कि आखिरकार राउत के घर में इतने पैसे 11.5 लाख रुपए वो किसके हैं। राउत परिवार सीधा कह रहा है कि ये पैसे हमारे नहीं है, उसमें से 1.5 लाख रुपए सिर्फ राउत परिवार के हैं। जी अभिलाषा।
जी बिल्कुल। और अब इंद्रजीत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इंद्रजीत, आपसे भी ये जानना चाहेंगे कि ये जांच अब किस तरीके से आगे बढ़ेगी। प्रोसीजर आपने हमें समझाया था, क्योंकि बरामदगियों की बात है, वो बहुत सारे सवालों के जवाब से बच रहे हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो किस तरीके से ये जांच अब आगे बढ़ेगी? बिल्कुल, कल जो चेकलिस्ट लेकर गई होगी ईडी, और उसके हिसाब से जो डॉक्यूमेंट कल वहां पे कुछ मिला होगा और बाकी नहीं मिला होगा, तो बाकी सारे डॉक्यूमेंट भी उनके परिवार के लोगों से मंगाया जाएगा। और इसके साथ कन्फ्रंट एक तरह से संजय राउत से पूछा जाएगा कि डॉक्यूमेंट में ये दिखा रहा है कि आपके पास इतने पैसे आए थे और इतने खर्च किए थे, ये कहाँ से आए थे, कैसे आए थे, और आप बता कुछ और रहे हैं। दूसरी बात यह है कि एक लिंक जोड़ा जाएगा कि किस तरह से जो पतरावाला चाल है उससे उनका लिंक जुड़ा हुआ है। क्योंकि अगर पतरावाला चाल की बात करें तो मैं इसके पहले पतरावाला चाल में स्टोरी करने खुद गया था। वहां के लोगों का कहना था कि हमने संजय राउत को कभी यहाँ पर नहीं देखा है। तो जो टेनेंट है उनका तो साफ तौर पर कहना था कि संजय राउत यहाँ पर कभी नहीं आए हैं, लेकिन जो ट्रांजैक्शन है वो सीधे सीधे संजय राउत का प्रवीण राउत से जुड़ता है। तो क्या कुछ और पैसे आए हुए हैं या कुछ और डायरेक्टर के द्वारा उनको पैसे भेजे गए हैं, ये सारी चीजें देखी जाएगी। और ईडी को एक शक ये भी है कि कहीं प्रवीण राउत संजय राउत का फ्रंटमैन बनकर तो काम नहीं कर रहे थे। दूसरी बात यह है कि जो संजय राउत के एक करीबी हैं पाटकर, सुजीत पाटकर, उनकी वाइफ के साथ ही मिलकर, जो स्वप्ना पाटकर, उनके साथ मिलकर संजय राउत की पत्नी ने अलीबाग में प्लॉट खरीदा था। हालांकि अभी वो ईडी ने वो प्लॉट जब्त किया हुआ है और अब स्वप्ना पाटकर ने ईडी में जो अपनी गवाही दी है उसमें संजय राउत के खिलाफ दी है। बिल्कुल, यानी इंद्रजीत अब यही देखना होगा कि उन ठोस सबूतों के आधार पर और आगे की जांच के लिए ईडी कैसे रिमांड लेती है, ज्यादा से ज्यादा दिनों के रिमांड की मांग करेगी कोर्ट में। नजर बनाए रखिएगा। अंकुश, इंद्रजीत और विनोद जगदाले आपके पास अपडेट के लिए लौटेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। तो लगातार हमारी नजर बनी हुई है इस वक्त महाराष्ट्र की बड़ी खबर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।